हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एड के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ द एफएसएस एक्ट, व्हेन कैन अ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड बी यूज्ड। तो फूड एडिटिव मतलब जो फूड के अंदर कुछ जैसे कलर को लेकर, है ना, या कुछ उसके उसमें खुशबू, फ्रेग्रेंस वगैरह, फ्लेवर डालने के हिसाब से एक क्राइटेरिया होता है, एक लिमिट होती है। तो वो चीज डालने के लिए जब तक इस एक्ट के तहत अगर परमिशन नहीं होती है तब तक वो चीज नहीं ऐड की जा सकती है। और अगर वो चीज ऐड भी की जा रही है तो उसके लिए एक लिमिट होती है। उस लिमिट जो एक्ट के तहत दी गई है, अगर उस लिमिट से ज्यादा वो अगर जो दिए उतना ही आप ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा, ओनली व्हेन इट फॉलोज द एक्ट एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे ये कब, इन चीजों को कब यूज किया जा सकता है, जो फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड है, जब अगर एक्ट या रेगुलेशन जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। अगर कोई मान लीजिए जैसे कोई जूस है, जूस में अगर इस एक्ट के तहत बोला गया है कि जो उसमें जूस के अंदर प्रिजर्वेटिव जो है उसकी अनुमति, मतलब एक्ट के तहत फलों के जो जूस है उसमें 100 ppm दी गई है, तो कोई भी कंपनी 150 ppm उसमें नहीं डाल सकती है। तो प्लस यहाँ पे क्या चीज है कि एक्ट के तहत उसमें उसको यूज करने का, ये चीज ऐड करने की परमिशन दी गई हो, और जो परमिशन भी दी गई तो जिस लिमिट तक दी गई उतनी लिमिट तक ही उसको यूज किया जा सकता है। ये जैसे जो फूड एडिटिव होते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कलर हो सकता है, ठीक है, फ्लेवर हो सकता है, और प्रिजर्वेशन, मतलब जो प्रिजर्वेशन करने के लिए जो डाला जाता है प्रिजर्वेटिव जो आइटम होगी वो इसमें, स्टेबलाइजर जो होगा, ये चीज डालने के लिए जो चीज होती है वो फूड एडिटिव्स कहलाती है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 19, अ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड मे बी यूज ओनली इफ इट इज कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशन। तो एक्ट और रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहा है तभी ये यूज हो सकते हैं। प्रोसेसिंग एड रिफर्स टू अ सब्सटेंस यूज ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर टेक्नोलॉजिकल रीजंस। ठीक है, तो ये जो एड हो रहा है वो के टेक्नोलॉजिकल रीजंस की वजह से हो रहा है, और मे लीव अनअवॉइडेबल रेसिड्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 20 प्रोहिबिट्स फूड कंटेनिंग कंटामेंट्स और हैवी मेटल्स बियॉन्ड लिमिट स्पेसिफाइड इन। तो धारा 20 के अंतर्गत बोला गया है कि संदूषक या भारी धातुएं किस सीमा से अधिक होने पर प्रतिबंधित है। तो वो अगर जो लिमिट स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन है उसके ज्यादा हो रही है तो फिर वो वहां पर इस पर मतलब प्रोहिबिट किया गया, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो अंडर सेक्शन 20, फूड मस्ट नॉट कंटेन कंटेमिनेंट्स, मतलब जो पेस्टिसाइड्स वगैरह ये होती है वो चीज, नेचुरल टॉक्सिन्स, हार्मोन्स एंड हेवी मेटल्स इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में जो स्पेसिफाइड किया गया है उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं हो सकता है। जैसे जो बॉटल वाटर जो होता है उसमें उसको रखने के लिए इसमें 0.01 mg का इसमें लीड डाला जाता है ना, लीड जो होता है शीशा। ये लिमिट दे दी गई है एक्ट के तहत, है ना, मैक्सिमम लिमिट है ये। इससे ज्यादा वो कोई भी कंपनी यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इससे ज्यादा के लिए प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट सेक्शन, Section 21, subsection 1 restricts residues of pesticides and veterinary drugs 2। तो धारा 21 के अनुसार कीटनाशक और पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेष किस सीमा तक सीमित है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ओनली विद इन टॉलरेंस लिमिट स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। तो केवल विनियमों द्वारा निर्धारित सहनशीलता सीमा के भीतर इतना तक ही यूज हो सकता है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धारा 21 के अनुसार खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेष, एंटीबायोटिक अवशेष और पशु दवाओं के अवशेष, सॉल्वेंट अवशेष या सूक्ष्म जीव गणना विनियमों में निर्धारित सहनशीलता सीमा से अधिक नहीं हो सकती है। तो यहाँ जो ये लिमिट दे दी गई है, आप इतने ही मतलब लिमिट तक
जो पेस्टिसाइड्स है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, वेटेरिनरी ड्रग्स रेसिड्यूज है, सॉल्वेंट, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस है, इनका ये जो माइक्रो बायोलॉजिकल काउंट्स है, ये प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशन में जो प्रिस्क्राइब की गई है लिमिट, जो टॉलरेंस लिमिट दी गई है, टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा का यूज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 अलाउज डायरेक्ट यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स ऑन फूड ओनली व्हेन। तो जो कीटनाशक है सीधे भोजन पर केवल कब उपयोग किया जा सकता है, सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो ये जब वैन रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, तो इस एक्ट के तहत कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत पंजीकृत और स्वीकृत हो, तभी इसका इनको कीटनाशक का उपयोग डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। भोजन पर सीधे कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जा सकता है सिवाय उन फ्यूमिगेंट्स के जो कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत पंजीकृत और स्वीकृत हो। नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज डायरेक्टली ऑन फूड except fumigants that are registered and approved under the Insecticide Act. Next question. Section 22 prohibits the manufacture or sale of genetically modified or novel food unless, धारा 22 के अनुसार आनुवांशिक रूप से परिवर्तित या नवीन खाद्य का निर्माण या बिक्री कब तक निषिद्ध है। तो राइट ऑप्शन है until approved under the act and regulation, जब तक अधिनियम और विनियमों के तहत अनुमोदित न हो। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अंडर सेक्शन 22 नो वन मे मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट और सेल नोवेल फूड्स, जीएम फूड्स, ऑर्गेनिक फूड्स, फंक्शनल फूड्स, न्यूट्रिटिकल हेल्थ सप्लीमेंट्स और प्रोप्राइटरी फूड्स अनलेस परमिटेड बाय द एक्ट एंड रेगुलेशन। तो धारा 22 के अनुसार नवीन खाद्य, जीएम खाद्य, ऑर्गेनिक खाद्य, फंक्शनल फूड्स, न्यूट्रोस्टिकल्स, हेल्थ सप्लीमेंट या प्रोप्राइटरी खाद्य का निर्माण, बिक्री, आयात अधिनियमों विनियमों द्वारा अनुमति मिलने तक निषिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 रिक्वायर्स पैकेज्ड फूड्स टू बी, तो जो पैक किए गए खाद्य पदार्थ है वो कैसे होने चाहिए, तो लेबल्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, तो रेगुलेशन में जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से लेबल्ड होना चाहिए। अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 नो पैकेज फूड मे बी सोल्ड अनलेस इट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंप्लाई विद द रेगुलेशन। लेबल्स मस्ट नॉट कंटेन फॉल्स, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्लेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैकेजिंग होना है वो किस हिसाब से होगी, जो रेगुलेशन के अनुरूप होना चाहिए, लेबलिंग और पैकेजिंग। इस लेबल पे कोई भी झूठा या भ्रामक दावा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 24 प्रोहिबिट्स विच टाइप ऑफ फूड एडवर्टाइजमेंट, धारा 24 किस प्रकार के खाद्य विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो भ्रामक विज्ञापन है उसको प्रतिबंधित करता है। तो धारा 24 के अनुसार भ्रामक या धोखाधड़ी वाले विज्ञापन और खाद्य प्रचार से संबंधित सभी अनुचित व्यापार प्रथाएं प्रतिबंधित है। तो मिसलीडिंग और डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू फूड प्रमोशन आर प्रोहिबिटेड। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 में ये बात बोली गई है। नेक्स्ट सेक्शन 25 स्टेट्स दैट इम्पोर्टेड फूड मस्ट, तो धारा 25 के अनुसार आयात किया जा रहा खाद्य वो कैसा होना चाहिए, वो उसका क्या होना चाहिए, तो कंप्लाई विद ऑल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो एक्ट के सारे प्रोविजन फॉलो कर किए होना चाहिए। तो धारा 25 के अनुसार कोई भी व्यक्ति असुरक्षित, गलत लेबल, निम्न स्तरीय और संदूषित खाद्य का आयात नहीं कर सकता। आयातित खाद्य को अधिनियम के सभी प्रावधानों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है। नो पर्सन शैल इम्पोर्ट अनसेफ, मिसब्रांडेड, substandard or contaminated food. Imported food must comply with all the provision, rules and regulation of the act. Next question.
Under Section 26, subsection 1 of the Act, a food business operator must ensure compliance of food requirement at which stage. जो खाद्य व्यवसाय संचालक है उसको किस चरण में अधिनियम के प्रावधान किस चरण में अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। तो उसे हर प्रोसेस पे, मतलब जितनी भी, जैसे प्रोडक्शन लेवल पे, प्रोसेसिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेल, हर लेवल पर, हर स्टेज पर उसको एक्ट के प्रावधान को फुलफिलमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो सेक्शन 26 की में बोला है जो FBO है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रण में आने वाले उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और बिक्री के सभी चरणों में खाद्य अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का पालन हो। यह पूरी खाद्य श्रृंखला में सुरक्षा की जिम्मेदारी निर्धारित करता है। Section 26 subsection 1 states that a food business operator must ensure that food meets all requirements of the Act at every stage within his control, including production, processing, import, distribution and sale. चलिए next question. Section 26 subsection 2 prohibits an FBO from manufacturing or selling food that is, तो यहाँ पे जो FBO है उसको किस प्रकार का जो फूड है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, निर्माण करने और बिक्री करने से रोका गया है इस सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 में। तो अनसेफ, मिसब्रांडेड, सब स्टैंडर्ड और प्रोहिबिटेड, जो असुरक्षित, मिथ्या छापक, मतलब है ना, अवमानक और प्रतिबंधित है, ऐसे फूड को मैन्युफैक्चर और सेल करने के लिए रोका गया है। सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 में बोला है FBOs आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड दैट इज अनसेफ, misbranded, substandard, contain extraneous matter, prohibited by food authority or government, in violation of license condition और provision of the act। तो इस टाइप के जो भी फूड होंगे उनका ना मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, स्टोरिंग, ना सेलिंग, ना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है FBO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 एन FBO मस्ट नॉट एम्प्लॉय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच कंडीशन। तो जो किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है FBO, किस टाइप के इसमें से जो व्यक्ति है उनकी नियुक्ति नहीं कर सकता है, तो वो ऑप्शन बी, संक्रामक या घृणित बीमारी वाले जो है, इन्फेक्टिशियस, कॉन्टिजियस और लोथमी डिसीज, इनसे रिलेटेड जो भी है उनको अपॉइंट नहीं कर सकता है। तो धारा 26(3) के अनुसार FBO किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता जिसे संक्रामक फैलाने वाले घृणित बीमारी हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति खाद्य को दूषित कर सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है। Next question, under section 27 subsection 1 who is liable if the food does not meet FSSA Act requirement। अगर धारा 27 के अनुसार यदि खाद्य अधिनियम के अनुरूप नहीं है तो कौन उत्तरदायी होगा। तो अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो मैन्युफैक्चरर और पेकर, जो निर्माता या पेकर है वो यहाँ पे लाइबल होगा। Section 27 subsection 1 clearly states that the manufacturer or packer is liable if the food fails to meet standards, rules or regulations prescribed under the Act. This ensures primary responsibility lies with those producing or packaging the food. Next है Section 28 requires an FBO to recall food when। तो धारा 28 के अनुसार खाद्य व्यवसाय संचालक को कब खाद्य वापस बाजार से हटाना होता है। तो ये कब होगा, जब when FBO believes food is unsafe or non-compliant। FBO को लगता है कि खाद्य असुरक्षित है और जो अनुपालनहीन है। सेक्शन 28 के अनुसार यदि FBO को लगता है कि उसका उत्पादित, प्रसंस्कृत, वितरित खाद्य असुरक्षित या अधिनियम के अनुरूप नहीं है तो उसे तुरंत रिकॉल प्रक्रिया शुरू करनी होगी। धारा 28 सबसेक्शन 2 और 3 के अनुसार FBO को सक्षम प्राधिकारी को सूचना देने और पूर्ण सहयोग करना अनिवार्य होता है। तो सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 mandates that FBO must immediately initiate a recall procedure if he believes that the food he manufactured, processed or distributed is unsafe or not in compliance with the Act. Section 28 subsection 2 and 3 requires the FBO to inform competent authorities and cooperate fully.
नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट। तो एक्ट को इन्फोर्समेंट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फूड अथॉरिटी एंड स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज। तो खाद्य प्राधिकरण और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण यहाँ पे जिम्मेदार होंगे। तो सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 स्टेट that enforcement of the FSS Act is the responsibility of the food authority and state food safety authorities. They monitor compliance at all the stage। तो वो हर स्टेज पर इसका compliance देखेंगे। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एज पर सेक्शन 30 सबसेक्शन 1। तो यहाँ कौन अपॉइंट कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है उसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 रिक्वायर्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फॉर इम्प्लीमेंटेशन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट विद इन द स्टेट। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।